दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। देखिए, कल असल में राशन घट गया था तो राशन लेने में मार्केट गया हुआ था। उसी दौरान वकील साहब का फ़ोन आया। डीआरटी के वकील हैं, वो बैंक से रिटायर हैं, एजीएम रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और उसके बाद वो डीआरटी में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल मैंने उन्हें जो आईसीआईसी का एक 13B का जो नोटिस आया था, 7 फरवरी के डेट का था वो, और वो आया था वही फरवरी के मध्य में कभी आया था। 60 डेज़ का नोटिस होता है, लेकिन उसका 60 डेज़ का टाइम 7 अप्रैल तक था, तो मुझे रिप्लाई करना था। उसी बीच में लॉकडाउन हो गया, मामला अटक गया। तो मैंने एक वकील को संपर्क किया था, वो भी डीआरटी के थे, काफ़ी बड़े वकील थे वो, उनको लगता है। उनका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी भी नोटिस का जवाब तो बिल्कुल देना चाहिए। नोटिस का जवाब ना देना तो गलत है। अगर कहीं से भी कोई नोटिस आए तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि उसके लिए चुप नहीं बैठिए, उसका आप रिप्लाई कीजिए, इसलिए कि वो एक आधार बनता है आगे के मामलों में। जब भी आप अदालत में जाएंगे तो वो नोटिस का जो रिप्लाई होता है वही आगे काम आता है, उसका रिप्लाई बिल्कुल कीजिए। चुप चुप बैठना तो स्वीकार, अगर आप ठीक है, अगर आप गिल्टी हैं, अगला ने जो भी क्लेम कर रहा है, अगर उसका क्लेम हर तरह से जायज़ है तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जवाब देना चाहिए किसी भी वकील से। वकील हर तरह के उपलब्ध हैं। कभी अच्छे अच्छे वकील भी होते हैं जो बहुत रीजनेबल रेट में और आपकी दिक्कतों को समझते हुए पेश आते हैं। तो पहला जो वकील को मैंने कांटेक्ट किया था, नाम मैं किन्हीं का लेना उचित नहीं है, वो उनका एक बात बड़ा हमको टच किया। वो बोले कि आप मेरा तो फीस नहीं दे पाइएगा, आप मेरे असिस्टेंट का फीस दे दीजिएगा। वो भी रकम बहुत बड़ा था, जो रकम वो असिस्टेंट के नाम पे बोले थे वो भी कोई छोटा रकम नहीं था आज के डेट में मेरे लिए। लेकिन उनको शायद ये क्यों बोले पता नहीं, होंगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि आप तो मेरा फीस नहीं दे पाइएगा। अब बोलने का थोड़ा अंदाज हम नहीं बता पा रहे हैं, मैंने टचिंग था कि मैंने आपको हर्ट कर जाएगा। लेकिन मैं वाकई फिर तलाश किया तो मुझे दूसरे वकील साहब मिले। तो मैं इनके सामने सबसे पहले बात रखा था कि सर आप फीस कितना लीजिएगा, तो सही पूछिए। तो जो पहले वकील साहब ने अपने असिस्टेंट के नाम पे मांगा था, उसका आधा इस वकील साहब ने बोला कि इतना आप हमको दे दिया। बड़ा रीजनेबल, मतलब हम दे सकते थे, किसी भी तरह से इधर उधर से लेके मांग के भी हम दे सकते थे। इसलिए कि देखिए जवाब तो देना है, इसलिए कि पहला बात तो ये नोटिस ही गलत था। हम जान रहे थे कि नोटिस गलत है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था। इसलिए कि देखिए कुछ भी हो तो कानून का जानकार तो मैं नहीं हूँ, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, पिछले मतलब 45 साल से एक तरह से बिजनेस में हूँ। 49 ईयर्स एज है। ऐसा बड़ा केसेस है, ऐसा भी है, लोग हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। तो कल अचानक उनका फ़ोन आया। मैंने अपना कुछ वीडियो का क्लिपिंग भी उन्हें दिखाया, मैंने दे दिया था, जो यूट्यूब में मैं वीडियो आजकल दे रहा हूँ, बैंक लोन कभी नहीं, जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। असल में इसका पहला वीडियो मैं 2 महीना पहले अपलोड किया था, लेकिन दरअसल हुआ क्या कि 2 महीना ये जो लॉकडाउन वगैरह हुआ और काफ़ी मानसिक रूप से देखिए इतना हमको ये लोग तबाह किया है, आईसीआईसी बैंक वाला। सही पूछिए तो देखिए बैंक, हमको लगता है कि बैंक का जो ख्याल आपका वाला स्लोगन है ना, आईसीआईसी बैंक ख्याल आपका, मतलब इतना अच्छे से ख्याल रखना नहीं चाहिए। ख्याल रखिए, इतने अच्छे से मत रखिए कि कस्टमर कहीं का नहीं रहे। खैर बातें काफ़ी हैं, थोड़ा सा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसे मैं बोल दूँ। तो सर का फ़ोन आया। सर पहला बात ये बोले, जो
काफ़ी अच्छे बुजुर्ग वकील हैं और काफ़ी अच्छे से बात करने का तरीका आप देखिएगा। अगर आपका भी कोई मैटर हो, कहीं भी लीगल एडवाइस का ज़रूरत हो और कोई वकील आपको रीजनेबल और नहीं दे रहे, मैंने दिख रहे हों, अगर आप सामर्थ्य नहीं हो कि आप इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, आप सामर्थ्य है तो दुनिया में एक से एक वकील हैं। इसलिए कि देखिए, सही पूछिए तो न्यायालय में मेजर खर्च जो है सो वकील साहब का फीस है। सही पूछिए तो कोर्ट का फीस उतना ज़्यादा नहीं होता है। कोर्ट का क्या फीस होता है? 20 रुपया। 20 रुपया खर्च करके आप न्यायालय में न्याय के लिए कोई भी केस को फाइल कर सकते हैं। लेकिन फाइलिंग चार्ज में हो सकता है वकील साहब आपसे 4-5 हज़ार रुपया मांग लें, कोई ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ भी हर तरह के वकील हैं, अच्छे अच्छे भी वकील हैं जो काफ़ी, माने बहुत लोग होते हैं, सेवा भाव से बहुत लोग आते हैं। मेडिकल प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में बहुत लोग, मेडिकल प्रोफेशन में सेवा भाव से बहुत लोग काम करते हैं। आखिर देखिए, बहुत कुछ एक लोग के चलते ही हर प्रोफेशन थोड़ा सा क्वेश्चन के घेरे में आ जाता है। सभी अगर खराब होते तो देश चलता नहीं। आज देश चल रहा है, कुछ भी हो, कैसा भी स्थिति हो, देश चल रहा है। अच्छे लोग हैं, ये है कि अच्छे लोग जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, अलग बात है, लेकिन खोजिए, थोड़ा सा तलाश कीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा हाथ पैर उसमें मारने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बोले, वकील साहब कल फ़ोन पे हमको बोले कि देखिए, आपका मैटर तो सब जुडिस है। देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट हमको बताए। बोले कि आपका मैटर तो सब जुडिस है और इस बीच में उनको किसी भी प्रकार का एक्ट नहीं करना चाहिए। ये तो आईसीआईसी बैंक के वकील को सोचना चाहिए कि वो जो नोटिस सर्व कर रहे हैं, क्रिमिनल केस, कोई सिविल केस नहीं है, सिविल डिस्प्यूट का मामला नहीं है कोर्ट में, क्रिमिनल केस है। और इसमें क्या होगा? इसमें सीधा अगर सजा हो गया 420 में, 420 के एक्ट में अगर सजा हुआ तो अधिकतम 7 साल का सजा हो सकता है। एक दिन भी साहब लोग अगर जेल में चले जाएंगे तो उनकी नौकरी पे सवाल उठ जाएगा। असल में देखिए, गलती वो लोग करते हैं और अधिकतर लोग उस गलती के शिकार हो जाते हैं। मेरा लोन फर्स्ट क्लास स्टेट बैंक में होम लोन चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्टेबलाइजर का मैं मैन्युफैक्चरर था, स्टेबलाइजर में इतना कमाई आ जा रहा था, ये स्टेट बैंक में हर महीना होम लोन का करीब करीब 34,000 रुपया का ईएमआई जा रहा था। और जो सीसी हमारा था 15 लाख का, उस समय 15 लाख का सीसी था, उसका भी लगभग 15-16 हज़ार का इंटरेस्ट पे हो रहा था। 50-60 हज़ार रुपया बैंक में सब, और इसके अलावा व्हीकल लोन भी मेरा एक चल रहा था। उस समय मेरा वैगन आर था, हाँ, ये स्विफ्ट डिजायर के पहले जो गाड़ी थी वैगन आर, उसका भी लोन एचडीएफसी में जा रहा था। तो आखिर ये सारा कुछ, और मेरा इनकम टैक्स, इनकम के आधार पे ये लोग फाइनेंस किए थे। ये लोग जो भी फाइनेंस किए थे एसबीआई में या एचडीएफसी में, ये मेरे इनकम को देखते हुए फाइनेंस किए थे। मतलब जो भी, जितना भी ईएमआई था वो मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न के हिसाब से था। सब कुछ एकदम, जो नियम कानून, आरबीआई का गाइडलाइन, सबको देखते हुए ये लोग काम किए थे। और जब मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी स्टेट बैंक में, तो वो मना कर दिए थे, नहीं आपका इनकम अलाउ नहीं कर रहा है अभी। तो वो लोग उसके आगे ना एनहांसमेंट किए थे ना कुछ किए थे। तो इस मामले में वो लोग, हम समझते हैं ठीक है। और लोन देने के लिए कभी आपको लगा है कि स्टेट बैंक के ऑफिसर आपके घर पे दौड़ रहे हैं, डॉक्यूमेंट लेके आपके घर पे साइन करवा रहे हैं? कभी आप देखे हैं, सुने हैं क्या? हम तो अपने लाइफ में हम नहीं देखे। मेरे फादर स्टेट बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, आज तक सुने नहीं कभी। मेरे फादर बैंक का छुट्टी के बाद घर में रहते थे और ना उनसे कोई बाहर का आदमी मिलने आता था, ना किसी से वो मिलने जाते थे। ये दो चीज़ था। ना कभी कोई ग्राहक पहुंच गया घर में, ये तो कभी हम देखे भी नहीं। और ना मेरे फादर किसी ग्राहक के घर में गए लोन देने के लिए या किसी काम के लिए, कभी नहीं। बस बैंक से आए घर और घर से गए बैंक, ऐसा ही जिंदगी वो बिता दी है। क्योंकि वो अपने फादर को देखे थे, एक तरह का जिंदगी, एक तरह का जिंदगी मेरे दादाजी निभा दिए।
वैसे ही एक तरह का जिंदगी मेरे बाबूजी भी निभाए। लेकिन ये आईसीआईसी बैंक वाले, इनका सेल्स एग्जीक्यूटिव जो फर्स्ट एक्यूज्ड है इस केस में, फर्स्ट एक्यूज जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, मेरा मोबाइल नंबर वो निकाल लिए, तब उनका जवाब था, संजीव जी जानते हैं क्या होता है, दरअसल हम लोग स्टेट बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, उनके लोन डिपार्टमेंट के लोग से मिलते हैं, उनको मिला लेते हैं और उनसे उनके ग्राहकों का डेटा निकालते हैं। देखिए कितना सही, पूछे तो ये भी अपने आप में एक क्राइम है। आप किसी के कस्टमर का डिटेल आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये दोनों इलीगल है। डेटा को आप सेल कर रहे हैं तो स्टेट बैंक का तो बिजनेस गया। जो 33-34 हजार रुपया मैं स्टेट बैंक को दे रहा था वो तो चला गया स्टेट बैंक का। कैसे गया? तो वो उन्हीं के कर्मचारी के द्वारा गया। ये तो सिस्टम के अंदर में जो कस्टमर का डेटा है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका एड्रेस है, ये सारा कॉन्फिडेंशियल है। उसको आप आईसीआईसी बैंक के सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप सेल कर रहे हैं, और जब उनको डेटा मिलता है तो करते क्या है, वो देखते हैं, फोन मिलाते हैं, मिलते हैं और उनको प्रलोभन देते हैं, और वो प्रलोभन देते हैं और वो सारा फ्रॉड वाला प्रलोभन होता है। मेरे केस में जो हुआ वो हम बता रहे हैं, और हम बोल रहे हैं इसका माननीय न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया है भाई। हम तभी बोल रहे हैं, अगर कोर्ट में इसकी कॉग्निजेंस नहीं होती, अगर थाना में किसी केस का एफआईआर रजिस्टर हो गया है, आप बिल्कुल उसकी चर्चा कर सकते हैं, मीडिया उसकी चर्चा कर सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी बात की चर्चा करना अनुचित है। तो जब जज साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया केस में, तो इसकी चर्चा हो सकती है, मीडिया में भी हो सकती है। और जब मीडिया नहीं करे तो जनता की अदालत से बड़ा कोई नहीं अदालत है। आज सोशल मीडिया, जो काम मीडिया से सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कई लोग लॉकडाउन में जब कष्ट से पीड़ित हैं, सोशल मीडिया में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और उनका समाधान निकल रहा है। सोशल मीडिया से बड़ा ताकत आज के डेट में कोई नहीं है। और देखिए, सही पूछिए, कोर्ट तो लॉकडाउन में चला गया, मीडिया लॉकडाउन में नहीं है। सोशल मीडिया तो ज़्यादा चल रहा है। अब तो मैक्सिमम इंटरनेट, नेट वाले का पेमेंट 2 दिन ड्यूज हो गया, नेट मेरा बंद हो गया, नेट बंद हो गया। क्यों? जानते हैं नेट वाले, जबकि इसके पहले काफ़ी दिनों से नेट चल रहा था, 1-1 महीना नहीं, 2-2 महीने का पेमेंट ड्यूज रहता था, तब जाके मैं पैसा देता था। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस मैं बहुत दिनों से झेल रहा हूँ। 2-2 महीने का पेमेंट नेट का ड्यूज होता था, वो हमसे 1000 रुपया महीना लेते थे, 2-2 महीना का ड्यूज होता था, फिर भी वो हमको कभी, मेरा कनेक्शन कभी नहीं काटे थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि 1 महीना ही ड्यूज हुआ था, वो भी शुरू हुआ था, कनेक्शन वो बंद कर दिए थे। हमको लगा कि कोई ट्रबल हुआ है। उस समय असल में आंधी पानी भी आया था पटना में। हमको लगा कि चूँकि वो ये वायरलेस कनेक्शन है, एक ऊपर एंटीना लगा हुआ है, और उससे उनका 5-6 किलोमीटर दूर उनका जो मेरे सर्विस प्रोवाइडर हैं इंटरनेट के, उनका कंट्रोल रूम उतना दूर है, वहाँ से वो सिग्नल आता है, और काफ़ी ऊंचा करके एंटीना लगा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में मैं खुद उसको एक वर्कर के साथ मिल के उसको ऊंचा किया था पाइप लगा के, तो हमको लगा कि वो एंटीना हिल गया होगा। लेकिन पता चला कि जब मैं फ़ोन किया तो बोले सर आपका पेमेंट के चलते कनेक्शन बंद है। मैं तो हिल गया। किसी तरह से 1000 रुपया एक नज़दीकी से मांगा और अपने अकाउंट से उसको तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया, तब जाके नेट, हम समझते हैं 1-1.5 मिनट के अंदर में ट्रांसफ़र करते हुए ऑन हो गया। तो आज के डेट में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि इंटरनेट सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गया है, लोग घरों में हैं। तो वकील साहब जो हिम्मत देने का काम किए, वाकई मेरे आँख से आंसू निकल गया। वो बोले कि आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये लोग आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मैटर सब जुडिस है, बड़ा देखिए, ये सब चीज़ हम लोग को नॉलेज नहीं है। एक व्यापारी को क्या नॉलेज होगा कोर्ट कचहरी का चीज़? तो वकील, और जनरली वकील, जनरली मैं बोल रहा हूँ, एक शब्द बोल रहा हूँ, जनरली वकील जो होते हैं क्लाइंट को थोड़ा कमज़ोर करके रखना चाहते हैं। वो कुछ ऐसा बात बोलेंगे कि आपको मजबूती देने की कोशिश नहीं करेंगे।
आपको डरा के थोड़ा रखना चाहते हैं, थोड़ा आप डरे रहिए। और जब आप डरे रहिएगा ना, तो आप उनका फीस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने का, वो मांगने का भी कोशिश करेंगे, तो आप डर से दे दीजिएगा। डर बड़ा ख़राब चीज़ होता है। डर जो होता है बहुत ख़राब होता है। घर में सांप अगर दिख जाए, सांप काटता नहीं है, लेकिन दिख जाता है तो लोग क्या करता है, जनरली सांप को खोज के मार देता है। बेचारा वो तो भटकते हुए आ गया, मान लीजिए घर के कोने में मिल गया, लेकिन वो डर है कि लोग उसको मार देता है। डर बहुत खराब चीज है। इसी डर का फायदा वकील साहब लोग बहुत, हम देखिए सभी के नाम नहीं ले रहे हैं, अच्छे लोग हैं। एक अच्छे लोग से भेंट हुई जो डीआरटी के वकील साहब जो कल फोन किए थे, उन्होंने डराने का काम नहीं किया, उन्होंने मुझे मजबूती देने का काम किया, मुझे मजबूत किया। 5 उंगली को जब मुट्ठी में आता है ना, तो इसमें ताकत होता है। उन्होंने ताकत देने का काम किया मुझे, और काफी ताकत आया उनकी। वो 2-2.5 मिनट मेरे से बात किए, 2-2.5 मिनट में वो मुझे इतना ताकत दे दिए कि मैं 2-2.5 साल तक लड़ सकता हूं। सबसे पहले मेंटल सेटिस्फैक्शन हमको क्या दिए वो, कि हमको डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आईसीआईसी बैंक वाले गलत कर रहे हैं। स्लोगन उनका है ख्याल आपका। कहां से वो ख्याल रख रहे हैं कस्टमर का? एक बात जानिए, हम लोग अपने ग्राहक को भगवान समझते हैं। व्यापार में आज तक जब हम कॉमर्स पढ़ना शुरू किए, समझ में आया कि ग्राहक ही देवता है। ग्राहक नहीं है तो कुछ नहीं है। एक ग्राहक को अगर हम चोटिल करते हैं, डैमेज करते हैं, एक ग्राहक को, एक से दूसरे में बात फैलते देर नहीं लगती है, और 2 से 4, 4 से 8 और 16 सैकड़ा होने में भी देर नहीं लगेगा। आपका दुकान बंद हो जाएगा। आप एक ग्राहक से खाली बदतमीजी करके देख लीजिए। सहना पड़ता है, घाटा भी उठाना पड़ता है, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ग्राहक के साथ, इनके धोखाधड़ी का बहुत लंबा फहरिस्त है। थोड़ा सा आप गूगल कीजिए, 25-30 तो मैंने केसेस मैंने डाउनलोड करके रखा है, प्रिंट आउट निकाल के रखा है। अभी हाल में बड़े बड़े अखबार के एडिटर लोग छापे हैं उसको। आखिर ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को विज्ञापन का चिंता रहता है, बहुत लोग हैं। हम कह रहे हैं कि हर प्रोफेशन में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भरे पड़े हैं। मीडिया में भी काफी अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, जो लोग खबर चलाते हैं नीडर होकर चलाते हैं, उनको डर नहीं लगता है। जो होगा खबर में अगर दम है तो बिल्कुल चलाना चाहिए। मेरे खबर में बिल्कुल दम है। कोर्ट ने भाई साहब कॉग्निजेंस लिया है। आईसीआईसी बैंक के, मैं नाम ले रहा हूं, आईसीआईसी बैंक के 9 अधिकारी के ऊपर, बड़े बड़े लोग हैं सर, बड़े बड़े लोग हैं, मुंबई के बहुत बड़े अफसर हैं, कोलकाता के बड़े बड़े हेड हैं, पटना के हेड हैं, 3 स्टेट के हेड हैं, और भी लोग हैं। इन सब के ऊपर ने कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने 420, 568, 34 और 506 ऐसे ही देखना पड़ेगा। सभी धारा, सब नल वेलेबल सेक्शन है, इसमें 2 तो नन वेलेबल है। उसके ऊपर में कॉग्निजेंस है, और कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में जब ये लोग ऊपर के सेशन कोर्ट में जाते हैं, अपील करते हैं, वहां से इनके अपील को माननीय जज ने खारिज कर दिया। क्या मैं मामूली आदमी, कुछ नहीं हूं मैं, ऐसे चींटी की तरह मसल दीजिएगा, मसला जाऊंगा, कुछ नहीं है, लेकिन मसला जाऊंगा। लेकिन ये मेरा 6ठा वीडियो है, और जब मेरा ये वीडियो तो जब वायरल हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वायरल होगा, दिन आएगा। आज ठीक है, आज वीडियो अपलोड हो रहा है, 20-25 व्यूज है। अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दे दें तो ये 20-25 व्यूज जो है सो 20-25 हजार व्यूज में तुरंत बदल जाएगा। एक हम तो देखते हैं जिनका चल गया है, वो एक वीडियो डालते हैं और विदिन 10 मिनट्स में 50,000 व्यूज, 2-3 दिन के अंदर में मिलियंस में पहुंच जाता है। तो मैं वकील साहब का
इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 2 बातें बोल के मुझे जो हिम्मत दी है आज, कल विश्वास नहीं कीजिएगा, कई रातों के बाद कल जब मैं 11 बजे सोने गया ना, तो सीधा सुबह नींद टूटा है, चैन की नींद जिसको बोलते हैं। अभी तक नहीं हासिल हुआ था, जल्दी नींद नहीं पड़ता था, नींद का गोली खाने का आदत उदत नहीं है। हम जानते हैं कि एक बार उसका आदत पड़ गया तो उसका आदत फिर नहीं छूटेगा। मुझे इस टाइप का कोई आदत कभी नहीं पड़ा। ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में, जो समाज को मजबूती दे। हम एमएसएमई हैं, आज एमएसएमई का चर्चा हर तरफ हो रहा है, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। आज जितने लोग जो सड़क पे चल रहे हैं ना, मेरे मजदूर भाई लोग जो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कारखाना से जुड़े हों या छोटे मोटे बिल्डर हों, उनसे जुड़े हुए हों। इसलिए कि बहुत बड़े कारखाना के बहुत बड़े बड़े जो वर्कर्स होते हैं, उनका वेतन भी इतना अच्छा होता है कि 2-4 महीने का, और वो कंपनी भी इतनी मजबूत होती है कि वो उनको अगर हाफ सैलरी भी दे देना तो वो सरवाइव कर जाएंगे। खाने पीने में इतना खर्च नहीं होता है। खर्च जो होता था वो सारा चीज़ तो बंद हो गया, नाजायज खर्च वाला सब चीज़ बंद है। जितना लोग घूमने फिरने, होटलिंग, मूवी देखना, अब देखिए मूवी का नाम आया तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। आज फिल्म इंडस्ट्री में जो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में, जो एक फिल्म प्रोडक्शन में काफ़ी लोग, इन लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है, जो लाइट उठाते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे काम में करते, तब जाके एक हीरो हीरोइन तो ऊपर दिखता है, एक्टर एक्ट्रेस दिखता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। लेकिन इनके नीचे जो लोग बड़े पैमाने में आज के डेट में अनएम्प्लॉयड है, जिनको देखने वाला कोई नहीं, इसलिए कि वो लोग डेली कमाने या खाने वाले में से लोग होते हैं। उनको 2 पैसा बचता है तो अगर घर में 22 इंच का टीवी होगा ना तो 32 इंच का खरीद लेंगे, फिर वो समस्या में आ जाएंगे। उनका जिंदगी समस्याओं से भरा होता है। जो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, और ये जो मिडिल क्लास है, और ये जो मिडिल क्लास आगे बढ़ना चाहता है, 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 3 BHK, घर में एक सोफा रहते हुए पुराना हो गया, थोड़ा सा बढ़िया खरीद लेते हैं, तो ये लोग अपने समस्या को हमेशा बढ़ाते हैं। फट से लोन ले लिए, क्रेडिट कार्ड है, 2 महीना तक तो पैसा देना नहीं है, लेकिन जब देना पड़ेगा तो कोई ठीक नहीं है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो पता चला कि जो लिए थे उससे बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, बड़ा खतरनाक चीज़ है वो, बहुत खतरनाक चीज़ है। डेबिट कार्ड बेस्ट है। डेबिट कार्ड मतलब आपके पास चादर में जितनी जगह है उतना पैर, और क्रेडिट कार्ड मतलब चादर से बाहर पैर। मतलब हम अभी तक हमको जो समझ में आया, हम जब अभी देखिए लोन लेने के बाद लोन समझ में आ गया, कोर्ट में पैर रखने के बाद कोर्ट समझ में आ गया। तो क्रेडिट कार्ड कभी ठीक से लिया नहीं है, लेकिन जो लोगों से सुना हो उससे यहाँ तक समझ में आता है कि वो चीज़ है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपको पैसा एक लिमिट तक, और जहाँ वो लिमिट आप अचीव कर लिए, मान लीजिए 2 लाख का लिमिट है, 2 लाख तक आप खरीदारी कर रहे हैं, आप 1 साल तक उसके कस्टमर बढ़िया बने हुए हैं तो आपको लिमिट 5 लाख कर देगा। आपके लिमिट को वो बढ़ाएगा। और सबसे बड़ा डर तो सिबिल का रहता है। गलती से अगर आप डिफ़ॉल्ट किए, आपका सिबिल डैमेज होना चालू हो जाएगा। और ये जो लोग होते हैं ना, बीच के लोग, जो 50 साल से नीचे के लोग हैं, उनको हमेशा लोन उनका ज़रूरत पड़ते रहता है, क्योंकि उनका नीड जो है ना, वो नीड कभी रुक ही नहीं सकता है। वो बाइक से अगर मान लीजिए कि 3 लाख की मारुति ले लिए, तो वो 3 लाख के बाद वो वैगन आर की तरफ सोचेंगे, वैगन आर के बाद स्विफ्ट डिजायर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सेकेंड हैंड फिएट अगर रिपेयरिंग करते तो आज भी चलता, ठीक है। 15 साल हो जाता तो सरकार उसको रोड पे चलने से मना कर देता, तब उसको बेच देते, अलग बात है। लेकिन मारुति वैन क्यों बिक गया भाई? 5-6 साल में बिक गया। उसमें उसका लाइफ बचा हुआ था। अभी 15 साल तक हर गाड़ी का लाइफ माना गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन बिक गया। क्यों हुई? हम लोग वही हैं, मिडिल क्लास। फर्स्ट क्लास मारुति वैन ठीक है, रिपेयरिंग कराते चलता,
सस्पेंशन का काम होता, 5,000 रुपया खर्चा होता, फिर सस्पेंशन में जितना बूस्ट वगैरह है सब चेंज हो जाता, सब नहीं आता, फिर गाड़ी चलता, पेट्रोल डालते चलता। अच्छा, उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा सही गाड़ी था। उसके बाद का कोई गाड़ी उतना सही नहीं था, सही पूछिए तो। जितना आराम से हम सामान उसमें डाल के कस्टमर तक पहुंचा देते थे या ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा देते थे, और ट्रांसपोर्ट से उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था पीछे, और उसका पीछे वाला सीट को गिरा देते थे तो भयानक कैपेसिटी हो जाता था। वो तो फोल्डिंग सीट था ना, उसको सीधा ऐसे गिरा देते थे। वैगन आर भी ऑलमोस्ट ठीक था, उसका भी सीट गिर जाता था। तो जब उसका सीट गिर जाता था तो मेरा काम उसमें भी निकल जाता था। तो हमको कॉमर्शियल वैन लेने का उस समय भी नीड नहीं पड़ा था, काम चल रहा था, मेहनत करते थे, शुरू से मेहनती रहे। लेकिन जब स्विफ्ट डिजायर लिए तो ये समस्या आ गया। अब तो स्विफ्ट डिजायर का डिक्की का स्पेस तो बड़ा लिमिटेड था, महंगी गाड़ी, टॉप मॉडल 8-8.5 लाख की गाड़ी। अब उसको हम माल ढोने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमको कॉमर्शियल वैन लेना पड़ा। और उसके बाद ये सारा घटना, और सब घटना के बावजूद भी धीरे धीरे गाड़ी चल रहा था। पटना के बार और इंश्योरेंस का मैटर ने उसको एकदम जीरो कर दिया, एकदम जिसको जीरो बोलते हैं, जीरो कर दिया। दोबारा हिम्मत भी किया एलईडी बल्ब के माध्यम से, तो भैरस बाबा चले आए। अब भैरस बाबा आ गए हैं, अब बाबा जी कब तक रहेंगे? अब जब तक रहेंगे भैरस, तब तक तो हम लोग का तो कोई उपाय नहीं है। हम लोग जैसे छोटे मोटे एमएसएमई और हम लोग से जुड़े हुए कई एक दुकानदार, मेन है कि देखिए, आप कहते हैं कि फैक्ट्री चालू करना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन सही पूछिए तो डिमांड लौटाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लोग की कमर टूट गई है। लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है, ज़रूरत का चीज़, कपड़ा पुराना पड़ रहा है, धोते धोते अब डेली कपड़ा को धो के पहनते रहो, धोते धोते कपड़ा का दुकान बंद है, और कपड़ा खरीदने का भी पैसा लोग के पास नहीं है। लोग रोटी के पीछे परेशान है, कपड़ा तो दूर का चीज़ है। इसलिए कि प्रथम आवश्यकता है ना, रोटी कपड़ा तब मकान, फिल्म बना था रोटी कपड़ा और मकान। तो इस वीडियो को बनाने का आज के डेट में मुख्य मकसद यही था। वकील साहब को हम बहुत थैंक्स बोलना चाहते थे। उन्होंने अपने बातों के माध्यम से, और वो मेरा वीडियो देख के जानते हैं क्या बोले, कि आपने जो भी वीडियो में बातें की है ना, बिल्कुल सच्चाई है, यही होता है। अब देखिए, वकील साहब सच्चाई को सामने लाए, बोले कि यही अक्सर होता है, और ये लोग 99% केस में यही होता है। अब बात सही है, सब लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। हम अभी भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी जरूरत हो, लोन लेने का कोशिश मत कीजिए। पैसा जमा कर लीजिए, 2-4 साल जमा कीजिए ना, इन्वेस्टमेंट कीजिए। कहाँ इन्वेस्ट कीजिए? मैं बताया कि गोल्ड इन्वेस्ट कीजिए। आप 1 रुपया का भी सोना खरीद सकते हैं। 1 रुपया का सोना खरीदिएगा तो 3% टैक्स काट के एक 97 पैसे का सोना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो भी उसका वजन, उससे मतलब नहीं है। ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इसका बेनिफिट क्या है? इसमें कोई मेकिंग चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए कि बहुत बड़ा हिस्सा मेकिंग चार्ज रहता है, और जो एकदम वेस्ट हो जाता है। आज आप अपना ऑर्नामेंट अगर बेचने जाइएगा, जो फिजिकल फॉर्म में है, उसका वेट का बात किया जाएगा, उसका मेकिंग वुकिंग कुछ नहीं। मतलब जो आपने 5% 10% मेकिंग चार्ज दिया होगा ऑर्नामेंट खरीदते समय, वो तो चला गया आपका, वो सीधा हवा हो गया। तो भाई, और दूसरा बात, गोल्ड पहन नहीं सकता है लोग, तो खरीदिए गोल्ड, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। ठीक है, मेरे पास आज के डेट में नहीं है, लेकिन मैं लोगों को बिल्कुल सलाह देता हूं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, डिजिटल वे में इन्वेस्ट कीजिए। जब मन करे मोबाइल से 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया, जो आपको क्षमता है, आप खरीदते जाइए। अप टू 60 ग्राम लिमिट है, पता नहीं ये लिमिट कल को ये हो जाए, जो आप गूगल कर लीजिएगा, क्या जानकारी है वो आप देख लीजिएगा। नहीं तो MCX में आप खोल लीजिएगा डीमैट अकाउंट, MCX। जब आप इधर से देखिएगा लिमिट आपका हो गया ज़्यादा, आप MCX में जाके परचेज कर सकते हैं। जब मर्जी तुरंत बेचिए, और तुरंत आपके खाता में, बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। कुछ जितना FD रिटर्न देता है उससे ज़्यादा रिटर्न दे देगा, इतना तो है। और रिस्क फ्री है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। और जब भी आप खरीदेंगे, गवर्नमेंट को इसमें टैक्स भी मिलेगा, और
जब देश में सोना का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में करेंसी प्रिंट कर सकती है। और जितना ज़्यादा गवर्नमेंट करेंसी गोल्ड के अगेंस्ट में प्रिंट करेगी, मैं हमेशा बोलता हूँ हवा में करेंसी प्रिंट नहीं, गोल्ड के अगेंस्ट में जब करेंसी प्रिंट होगा तो आपका करेंसी स्ट्रांग होगा। और जब करेंसी स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, आपका देश आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आज ज़रूरत है क्या, आज ज़रूरत देखिए, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आया ना इस वायरस का, तब तक सही पूछे तो इससे बचना है, डरना नहीं है, बचना है। जो भी जरूरी काम है उसके लिए निकलना है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। मास्क लगाइए, पेपर सोप रखिए या सोप रखिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश कीजिए। सबसे सस्ता सैनिटाइजर महंगा है, उसको छोड़ दीजिए, कैरी करना भी महंगा है। सैनिटाइजर महंगा है, उसको बोतल को कैरी करना भी इजी नहीं है, लेकिन पेपर सोप बड़ा इजी है, वॉलेट में घुस जाता है आराम से। पेपर सोप से फ्रीक्वेंटली जहाँ मर्जी हो हैंड वॉश कर लीजिए। जहाँ आप 20 सेकंड से वो हैंड वॉश करते हैं वो वायरस ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कोई नुकसान। लेकिन देखिए ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप आँख नहीं छूइए। मान लीजिए आँख में कुछ पड़ गया, हाथ तो चला जाएगा, ये तो तुरंत चला जाएगा, कितना देर लगेगा। तो आदमी आज का काम भी करना है, जो जरूरी काम है, मान लीजिए राशन नहीं है, राशन लाना है, और आते सबसे पहले सारा कपड़ा चेंज करके नहाना है, पहला काम करना है, स्नान करना है। इसलिए कि घर, कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, अधिकतर घर में बूढ़े माता पिता या बुजुर्ग या छोटा बच्चा, देखिए ज़्यादा खतरा इन्हीं लोगों को है, बीच के लोगों को उतना खतरा नहीं है। लोग कोविड के पेशेंट बनेंगे, रिकवर कर जाएंगे, उनको वेंटिलेटर तक भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ज़्यादा खतरा 10 साल से कम उम्र के बच्चों में और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को है, और बीच के जो डायबिटिक या हार्ट के रोगी हैं उनको भी खतरा है। तो ये लोग को ज़्यादा प्रिकॉशन में रहना पड़ेगा। और करेंसी को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जहाँ भी अनयूज्ड गोल्ड पड़ा है, नाम मैं नहीं लूँगा, जगह का नाम लूँगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, जहाँ भी अनयूज्ड गोल्ड पड़ा है बिल्कुल लिखा पढ़ी के साथ गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और उसके अगेंस्ट में करेंसी प्रिंट करके जो ज़रूरतमंद है उनका, जैसे एमएसएमई में सभी को ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन जो ज़रूरतमंद एमएसएमई है उनको मदद कीजिए, जो ज़रूरतमंद वर्कर्स हैं उनको मदद कीजिए, उनको मदद की ज़रूरत है। खैर एट लास्ट मेरे बातों को, कुछ लोग तो हैं जिनको मेरा बात अच्छा लग रहा है, लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। मेरे साथ जोड़ने के लिए आपसे नम्र निवेदन है, अधिक से अधिक लोगों को मेरे साथ जोड़िए, ताकि मेरा चैनल भी धीरे धीरे करके पॉपुलर हो। और अगर मेरा भी चैनल में कोई वीडियो वायरल होता है तो उससे हो सकता है मेरी बातों से किसी न किसी को ज़रूर कोई लाभ हो। आज का वीडियो चूँकि अब 33 मिनट कंप्लीट हो रहा है, और मेरा मोबाइल के बारे में आपको मालूम होगा, और मेरा अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से बैंक, वो पार्ट 1 से ये पार्ट 6 है, उसको कृपया कर एक बार देखिए, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे स्ट्रेंथ मिलता है। वीडियो देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।